मित्रों, बात हो रही है कि अगर कोई भी कार्य हमारे सामने आता है, कार्य से मतलब है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट से मतलब है या तो कोई सुख का अनुभव या समस्या रूपी दुख या दुख रूपी समस्या का अनुभव हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई कॉज होता है, यानी रूट होता है, यानी उस समस्या की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई होती है। शुरुआत कुछ भी हो सकता है, लेकिन परिणाम उसके अनुरूप ही आएगा। लेकिन जैसे हमको किसी को सताने में बहुत अच्छा लगता है, तो जिस समय हम किसी को सता रहे होते हैं तो हमें तो अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम भी हमें अच्छा ही लगे ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जैसा कॉज होगा वैसा इफेक्ट होगा। यानी हमने किसी को सताया तो हम भी सताए जाएंगे, ऐसा ही इफेक्ट आएगा, ऐसा ही वो कार्य होगा। इसीलिए हम कॉज के समय क्या महसूस करते थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि इफ़ेक्ट के समय हम उसको वैसे ही महसूस करें। यानी चोरी करने वाला जब पकड़ा जाता है तो रोने लगता है, मर्डरर को जब सज़ा होती है तो वह टूट जाता है, भ्रष्टाचार करने वाला नेता जब पकड़ा जाता है तो उसे अफसोस होता है कि राजनीति में आराम से भी तो रह सकता था। ऐसे ही तमाम तरह के जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारी समस्याएं दिखती हैं, हमें जो जो कॉम्प्लेक्स हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर दिखता है, उसमें एक कॉज एंड इफेक्ट का जो ताना और बाना है वो बुना हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अकारण है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो बेसलेस है। और जब हम आत्महत्या की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही सीरियस बात है। इसमें वह व्यक्ति जो ऐसे जघन्य पराकाष्ठा वाले स्टेप को चुनता है, तो उसको कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी नहीं हो पाती कि उसे फिर ऐसा अवसर मिलेगा ही नहीं कि उस समस्या का समाधान कर ले। तो हमने तीन तरह की बातें कही थी। एक रिस्पॉन्स था कि हम पलायन की पराकाष्ठा पर पहुंच करके आत्महत्या कर लें। दूसरा है कि हम अपने दिमाग से इस बात को समझें कि नहीं, समस्याएं आती हैं और धैर्यपूर्वक समाधान कर ले। तीसरा एक एक्सट्रीमिस्ट स्टेप होता है जहां वो समाधान तो करता है, लेकिन जैसे आत्महत्या करने वाला व्यक्ति एकदम उतावले में आत्महत्या कर लेता है, वो वैसे ही तीसरा व्यक्ति जो है वो एकदम तुरंत इस बात को जानना चाहता है कि आखिर मेरे साथ है, मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घट क्यों रही है, और उसके लिए एकदम तत्क्षण वो कार्यरत हो जाता है और वह पता करके तब शांत होता है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि समस्याओं से एस्केप कभी नहीं है। समस्याओं से एस्केप नहीं है। हाँ, जैसे कोई गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही हो और उसका ब्रेक फेल कर गया हो, आत्महत्या कुछ वैसी ही चीज़ है। तो बुद्धिमानी इसमें है कि ब्रेक फेल वाली गाड़ी को हम पहले हाईवे से किसी एक ऐसे मोड़ से खुले मैदान में ले जाएं जहां दो संभावनाएं बनती हों। या तो वहां झाड़ी ऐसे रफ ऐसे उसके सरफेस हो जहां से गाड़ी की स्पीड को धीरे धीरे कम कर दे, क्योंकि आप एक्सीलरेटर तो ले नहीं रहे होते हैं, या कहीं बालू का राशि हो जहां जाके आप गाड़ी को कर दें। तो हम जब सोचने लगते हैं, समाधान हमारी सोच में होता है कि अगर ये समस्या हमारे जीवन में आई है तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा, और यह समस्या क्या मेरे ही जीवन में आई है, क्या और लोग नहीं हैं जिनके जीवन में ऐसी समस्याएं आई हैं? तो उनके जीवन में अगर समस्या आई थी तो उन लोगों ने इसका समाधान कैसे किया, या फिर वैसे लोग जिन्होंने आत्महत्या ही कर लिया उनका जीवन कैसा रहा होगा। जब इन तमाम विषयों पर कोई व्यक्ति सोचना शुरू करता है, ऐसे आवेग के फलस्वरूप जिसमें आत्महत्या करने की इच्छा होने लगती है, तब वो अध्ययन करता है और पाता है कि अरे हाँ, ऐसे लोग हैं। हाँ, एक हेलेन केलर नाम की एक लड़की हुई थी जो ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी, ना ही वह बोल सकती थी। ऐसे में भी उसने दुनिया में अपने बारे में एक लोग क्या सोचेंगे ऐसा सोच करके वह एक सुसाइडल टेंडेंसी में चली गई थी।
लेकिन उसने अपने आप को वैसे कंडीशन में जैसे में ना तो अपनी बातों को कभी किसी को कह सकती है, ना ही कोई और बड़ी आसानी से उस तक अपनी बात पहुंचा सकता है, ना ही वह लोगों की आंखों में देख सकती है, फिर भी उसे अपना इमेज संसार में दिखता था। और उस इमेज को लेकर के बचपने में ही वह इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि उसके मन में आत्महत्या के ख्याल आए थे। जब ऐसा कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसे बड़ा आश्वासन मिलता है कि देखो एक वो करेजियस लड़की। वैसे तमाम ऐसे उदाहरण पड़े हैं, उदाहरण हम जब देने पे आएंगे तो बहुत सारे, और बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण हैं जहां लोग पूरी तरह से परिपक्व हैं, दुनिया को समझते हैं, दुनिया को तमाम उनके अंदर अभिव्यक्ति की इतनी क्षमता है कि अपना सुसाइड नोट भी जब लिखते हैं तो उस नोट को पढ़ने के बाद लगता है कि यह लिखने वाला कितना चिंतन करके लिखता होगा। जैसे वर्जीनिया वुल्फ की हम बात करते हैं, उसके जीवन में उसको पागलपन के दौरे आते थे। उसने कई ऐसे ऐसे नॉवेल्स लिखे हैं जो आज तमाम दुनिया के विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाए जाते हैं, हमने भी पढ़े हैं। वह व्यक्ति भी अंत में अपने पति को, जो उसे बहुत प्यार करता था, बहुत अधिक प्यार करता था, और शायद वर्जीनिया वुल्फ के अंतिम शब्दों में जिसमें उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि तुमसे अधिक मुझे प्यार करने वाला, मुझे सहने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बचपन से जिस पागलपन के दौरे से गुजर रही हूं उसको मैं अब सह नहीं पा रही हूं, और शायद तुम मुझे इसके लिए माफ़ कर दोगे। और ऐसा कहने के बाद वह नदी में जाके डूब जाती है। तो कहने का मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें समस्या की इंटेंसिटी को उस व्यक्ति के बाह्य व्यवहार या फिर उसके जो सोशल लाइफ के साथ हम बड़ी आसानी से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कैसा मोमेंट होता है, वो कैसा आकर्षण होता है जो उस व्यक्ति से वह करवा देता है। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ ये सोच करके कि एक माइज़मा ऑफ मिस्ट्री उसको घेरे हुए है, हम इस समस्या के विषय में एकदम छोड़ दें, सोचे ही नहीं, तो यह भी उचित नहीं होगा। और उचित क्या नहीं होगा, उचित है ही नहीं। यह एक समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन इस समस्या को हम ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति एक ही तरह के अप्रोच से समझ सकता है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात इसलिए रख रहा हूँ कि जो इसे समझना चाहते हों या फिर जो इस समस्या से ग्रस्त या इस तरह के चीज़ों को मैं थोड़ा चिंतन से कभी ऐसा महसूस करते हूँ कि शायद लोग सही में ही कुछ अच्छे कारणों से ही आत्महत्या कर लेते होंगे, तो उन तक मेरी बात पहुँच करके ये समझ में आ जाए कि ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि किसी भी समस्या से हमारा कोई एस्केप नहीं है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि आप लंबे समय से किसी समस्या से ग्रस्त होते हैं और एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां उस समस्या से आपको कोई एस्केप नहीं लगता, और तब उसकी पराकाष्ठा में आत्महत्या एक विकल्प लगता है। दूसरा विकल्प लगता है धैर्यपूर्वक सह लेने का। तीसरा विकल्प होता है कि धैर्यपूर्वक तो सह तो लेंगे, लेकिन समस्या को हम इतने ऑफेंसिव तरीके से उसके पीछे पड़ जाते हैं कि हम उसमें कॉज एंड इफेक्ट के रूट में चले जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही सहज सी बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि कोई भी समस्या ऐसी है ही नहीं जिसका समाधान नहीं है। अब देखिए, इसको ऐसे समझिए कि कोई हम समस्या से ग्रस्त होते हैं बचपने में, तो हम उसके लिए बहुत तीव्रता से संघर्ष करते हैं अपने मन के स्तर पे, और उस समय हमको लगता है कि नहीं, अब पूरा जीवन बेकार है। आत्महत्या तक हम नहीं पहुंचते हैं, विक्षिप्तता तक भी नहीं पहुंचते हैं, लेकिन परेशानी के एकदम ऐसे मकाम पे पहुंच जाते हैं जहां आत्महत्या के विचार हमारे मन में भले ही ना आए, हम भले ही यह ना सोचे कि जीवन व्यर्थ है, लेकिन इतना ज़रूर सोचते हैं कि ये दुनिया व्यर्थ है, हमारे आसपास की सर्कमस्टांसेस बहुत बेकार हैं, एकदम नेगेटिव एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, इससे हम निकलना चाहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल एटीट्यूड है। यही जो निकलना है, सर्कमस्टांसेस, नेगेटिविटी से निकलना जो है, इसको वो जीवन से निकलना जब वो सोचने लगता है तब आत्महत्या बन जाता है। तो इतना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही समस्या, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर किसी परीक्षा में फेल होने के नाम से डरता है, या तो वो रिजल्ट आने के पहले ही ऐसा कोई कदम उठा लेता है, उसको बदनामी का डर होता है, वो अपने आप को बहुत पढ़ने वाला समझता है, और उसके मन में एक बात, ये सब में हम सभी हम अपने इमेज के प्रति बहुत कॉन्शियस रहते हैं। अगर कोई हमारे बारे में निगेटिव सोचे, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों सोचेगा कोई? और इसके लिए ही तो पूरा जीवन हम यत्न करते रहते हैं कि हमारी इमेज सही रहे।
तो अगर कोई व्यक्ति अपने रिजल्ट आने के समय अगर इस तरह की नेगेटिविटी में पड़ जाता है कि कहीं कोई नंबर कम आ गया, हम उससे पीछे रह गए, तब तो फिर पूरे जीवन हम नकारे समझे जाएंगे, पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे मेरे बारे में, इससे ग्रसित होकर के एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां नेगेटिविटी उसको सफोकेट करती है, वो थोड़ी विक्षिप्तता के लक्षण दिखाने लगता है, भले ही आत्महत्या ना करें। जबकि इतनी ही बात से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, रिजल्ट आने के बाद भी कर लेते हैं, पहले भी कर लेते हैं। लेकिन जरा अब इसको समय की दूरी से समझा जाए। इस समस्या से पलायन दो तरह से करते हैं, एक तो आप हठात कर लेते हैं, लेकिन एक समय की दूरी से करते हैं। अब देखिए, समय की दूरी वाले समाधान में आप इस समस्या को समस्या ही नहीं समझते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी परीक्षा में फेल होने के नाम से डर रहा था और उसका डर सही भी हुआ, वो फेल भी कर गया, लेकिन उसकी परिस्थितियाँ, उसके घर के लोगों ने मिलकर ढाढ़स बंधाया, वो निकल गया। यद्यपि वो 100% निगेटिविटी में जी रहा था, लेकिन जब वही व्यक्ति 25 साल 20 साल के बाद किसी जगह पर बुलाया जाता है और लोगों को इनकरेज करने के लिए कहा जाता है, तो वो कहता है देखो मैं एक परीक्षा में फेल कर गया था, और हंस के कहता है, मतलब कोई बात नहीं है, कर गया। वो अपनी दुर्बलताओं को बड़ी आसानी से बताता है। लेकिन एक और बात ध्यान रखिए, डीप साइकोलॉजी कहती है कि जब वह व्यक्ति ऐसी बात कर रहा होता है, ठीक उसी वक्त उन दिनों के उसके मन के कुछ असफल पहलू ऐसे भी होंगे जिनको वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। और अगर उसके मन में यह बात है कि मैं किसी जगह पे पिछड़ रहा हूँ, तो उसी समय जब वो पिछड़ रहा होता तो उसी समय वो कन्फेस कर ले, इतना साहस उसके मन में नहीं होता है। लेकिन समय की दूरी होने के साथ उसके मन में वह साहस आएगा। ठीक कल वाले वह को आज बता देता है, लेकिन आज वाले वह को वह आज नहीं बता पाता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो इस तरह समय की दूरी होने से वह उस समस्या से निकल जाता। अब मैं एकदम ही दूसरे पक्ष में आता हूँ। जीवन का ये बहुत गंभीर पक्ष है कि अगर कोई व्यक्ति यह समझता है, जिसमें मैं कॉज एंड इफेक्ट पे वापस आता हूँ, कि हम इस समस्या से आत्महत्या के द्वारा या किसी तरह से पलायन से, अरे पलायन तो आप ऐसा है कि अगर कोई क्राइम करके कोई कहीं भाग जाता है और अगर वह पूरा जीवन बड़े ही आराम से बिता लेता है, उसे कहीं कुछ आभास भी नहीं होता कि हमने कोई क्राइम किया और मुझे सज़ा भी इस जीवन में नहीं हुआ, तो अगले जीवन में वो सज़ा पकड़ लेती है। तो हम समस्या से भाग करके समस्या का निदान तो कर ही नहीं सकते। वो समस्या तो रहेगी। आत्महत्या भी कर लिया तो जिस कारण से किया, यानी जो समस्या उसको हॉन्ट कर रही थी, वो हॉन्ट करना छोड़ेगी नहीं, उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। अब एक नई समस्या और बना ली कि आत्महत्या कर लिया, तो दोनों मल्टीफोल्ड करके आएंगे, आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, जब तक, यानी तब तक आते रहेंगे जब तक वह व्यक्ति पीछे पलट के समस्या से लड़ नहीं लेता, दो दो हाथ नहीं कर लेता। दो दो हाथ वो कैसे करेगा? ईमानदारी से करेगा। जीवन एक यात्रा है, इसको पहले समझेगा। हम सभी यात्रा कर रहे होते हैं, हमारे अपने अपने मकाम हैं। जैसे रेलगाड़ी में यात्रा करने वाला व्यक्ति अपने अपने स्टेशन पर उतर जाता है, वैसे ही हमारे अपने अपने लोग हैं, हमारे अपने अपने मकाम हैं। हम अपने अपने मकाम पर जाते हैं, लेकिन जिस काम को करने आए हैं उस काम को किए। अगर हम किसी काम को करने के लिए किसी जगह पर गए हैं और हम उस काम को किए बिना आ जाए या फिर उसमें बेईमानी दिखा के आ जाएं, वहाँ पर कुछ समस्या उत्पन्न हो और हम दौड़ के भाग जाएं, तो हमको जो अगली जगह पे जाना है वहाँ से हमें तलब किया जाएगा कि तुमने वो काम तो किया नहीं जिसके लिए वहाँ तुम गए थे, और यहाँ आने के लिए तुमको एंट्री तभी मिलेगी जब तुम वो करके आओगे। तो फिर हम वापस भेज दिए जाते हैं, उस समस्या को फिर से समाधान करना पड़ता है। अब इसको इस रूप में समझा जाए कि अगर हम यात्रा में कोई जल्दीबाजी दिखाते हैं, देखिए आप, मैंने सुना है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना एक बैग रेडी रखते हैं, कहीं चलने की बात हो, हाँ चलो अभी हमको कहीं जाना है, लंदन निकलना है, अच्छा कोई बात नहीं, हमारा बैग रेडी है। वो घर गया, बैग उठाया, लोगों से बातचीत की, अपना वो इम्पोर्टेंट सामान सारा रखा हुआ है, लेके निकल दिया लंदन। अरे भाई, लंदन जाना है और कोई तैयारी करने में देरी नहीं हुई। और किसी को कहा जाए कि आप रांची में रहते हैं और रामगढ़ जाना है, तो भी वो 5 घंटे से लगा रहता है। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन यात्रा के लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी थी, यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जीवन का। अगर कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता हो, फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली जाना चाहते हैं हम रांची से, तो दिल्ली जाने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए? ठीक है, जाने का साधन टिकट चाहिए, कंफर्म टिकट चाहिए, आरामदेह सीट चाहिए, और ऐसा कोई दिन चुन लेते हैं जिस दिन बहुत भीड़ भाड़ नहीं हो, कोई तकलीफ़ नहीं हो। अब दूसरी तैयारी है
कि हम यहाँ जहाँ से जा रहे हैं वहाँ मेरा कोई लेना देना तो नहीं बच रहा है, अगर हम परमानेंटली जा रहे हैं तो। जब कोई परमानेंटली कहीं जाता है तो ध्यान दीजिए वो बड़ी आश्वस्त होकर जाता है, किसी भी तरह का लेन देन, कोई मकान वकान नहीं, सब कुछ बेच बाच करके वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके निकलता है। लेकिन अगर कोई घूमने के लिहाज से भी जा रहा है कि चलो हम जा रहे हैं और फिर आएंगे, तो भी वह अपना कोई पेच छोड़ कर नहीं जाता, घर के दरवाजे को खुला छोड़ के नहीं जाता, घर को इस भरोसे नहीं छोड़ के जाता कि कोई कुछ भी कर दे। वो सारी सुरक्षा, सारी व्यवस्था करके जाता है, और जिससे वह आश्वस्त रह सके कि जब वो लौट के आए तो उसका घर इंटैक्ट मिले उसको। और दूसरी बात है, वह यह भी देखता है कि उसकी तबीयत तो नहीं ख़राब है। अगर तबीयत ख़राब है तो 1-2 दिन बाद निकलेंगे। क्या ज़रूरी है कि आपको डिसेंट्री हो रहा हो और आप यात्रा शुरू कर दें, उल्टी हो रहा हो यात्रा शुरू कर दें। तो वो अपने सारी चीज़ों को ठीक ठाक करके निकलता है। और उतना ही नहीं, रास्ते में वह यह भी सुनिश्चित कर लेता है कि हमको कोई तकलीफ भी नहीं हो, जगह जगह पे हमको सब चीज़ें मिले। उतनी ही देर तक की बात नहीं होती है। अगर वो दिल्ली जा रहा है तो उतरने के बाद उसको वहाँ कोई होटल का कमरा बुक कर रखा हो, मित्रों से गाड़ी मंगवा रखी हो, घूमने फिरने के स्थान तय हो। अब ये तो हुआ एकदम आराम से, यानी जो जीवन यात्रा को ऐसे तय करेगा उसके लिए गाड़ी भी आराम से मिलेगी, टिकट भी कंफर्म मिलेगा, यात्रा भी आराम से कटेगी, और जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा तो उसके लिए गाड़ी भी आ जाएगी, होटल भी बुक रहेगा, जहां घूमना होगा वो घूमेगा भी, आराम से उतने दिन वहां बिताएगा, और फिर उसे वहां से अगर आगे जाना हो तो उसके लिए भी व्यवस्था करेगा, और लौट के यहाँ आना हो तो भी व्यवस्था करेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम एक ऐसी यात्रा कर रहे होते हैं जिस यात्रा में हम अचानक से चल देते हैं, कोई तैयारी नहीं की, पॉकेट खाली, जो पहने थे वही पहन के सीधे गाड़ी में कूद गए, खाने के लिए कुछ नहीं, अंदर गए तो टीटी पकड़ लेता है और कहता है तुम बिना टिकट के कैसे चढ़ गए। अब उससे वो टिकट वो भी तुरंत नहीं पकड़ता कि वहाँ उतार दे, जैसे वो होता है आत्महत्या के अटेम्प्ट लिया और वो जिंदा बच गया, वो किसी तरह से, वो भी नहीं होता है। वो टीटी जो है उसको कम से कम 10 स्टेशन के बाद मिलता है और कहता है तुम तो बिना टिकट हो, तुमको जेल होगा, वो जेल में डाल देता है। अब वहाँ ना खाने की सुविधा, ना पीने की सुविधा, तमाम तरह का मानसिक क्लेश सहता रहता है। किसी तरह से छुपते छुपाते अगर वह दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंच भी जाता है तो वहाँ उसके सामने वही समस्या, क्या खाएं, क्या पिए, कहाँ रहें, कहाँ जाएं, किससे बोले, किससे बतियाएं, और मारा मारा फिर रहा है, तमाम तरह के कष्ट झेल रहा है। और यात्रा तो हुई नहीं, यात्रा में भी मानसिक क्लेश, और वहाँ पहुँचने के बाद भी मानसिक क्लेश। कहने का मतलब वो क्लेशों का जखीरा अपने साथ, जैसा कि कभी औरंगजेब ने कहा था कि द स्टुपेंडस कारवा ऑफ सीन्स आई एम कैरिंग, वो स्टुपेंडस कारवा ऑफ सीन्स, stupendous कारवा of distressness, stupendous कारवा of cares, worries, और तमाम तरह की चीज़ों को लेकर वो कैरी फॉरवर्ड करता रहता है। उसके मन में ये बात हमेशा आती रहती है कि मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। कम से कम घर पे था तो खाने पीने को तो मिल रहा था, ठीक है, परेशानी थी, अचानक से गाड़ी पे चढ़ जाने की क्या ज़रूरत थी, अब लौटूँ कैसे, क्योंकि आ तो गया किसी तरह, अब यहाँ लौटने का कोई ठिकाना बन नहीं रहा है, क्योंकि वो जितनी बार लौटना चाहता है, आने समय तो टिकट चेक करने वाला नहीं मिला, लेकिन लौटने समय बारंबार टिकट चेक करने वाला मिल रहा है। बस से लौट नहीं सकता, प्लेन से लौट नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो और भी स्ट्रिक्ट चेकिंग है। ट्रेन में छिपा के चढ़ भी सकता है, तो जब जाता है तो वहाँ ज़बरदस्त चेकिंग, और रांची नहीं है, वो दिल्ली है, पैदल आ नहीं सकता है क्योंकि भूखा है, सड़क के किनारे बैठ के भीख मांग रहा है। मेरा ये जो सिंबॉलिक मैं जो बातें कर रहा हूँ वो सिंबॉलिक हो सकती हैं, लेकिन उनका पैरेलल कनेक्शन है आत्महत्या करने से। यानी कि हम अगर अचानक इस जीवन यात्रा को विराम लगा देते हैं, यानी यात्रा हम पूरी नहीं करते, हम एक यात्रा में हैं, हम सभी यात्री हैं, हम ये जो हमारा जीवन है वो यात्रा का क्रम है। यानी इस स्टेशन पे, इस जीवन रूपी स्टेशन पे हम रुके हैं, यहाँ हमें कुछ करना है। कहने का मतलब हमको एक वक्त दिया गया है कि ये गाड़ी जो है इस स्टेशन पर इतनी देर रुकेगी, तुम इस बीच में जो भी काम करने के लिए तुम यहाँ रुके हो वो काम करके आओ। मार्केट जाना है, ख़रीदारी कर लो, कपड़े कर लो, यहाँ पर गाड़ी दिन भर रहेगी, फिर रात को 9 बजे खुलेगी। तो हम एकदम आराम से शॉपिंग करते हैं, यहाँ तक कि 7 बजे पहुँच के एक रेस्टोरेंट में खाते हैं, और 8:30 पौने 9 बजते बजते हम आराम से स्टेशन प्लेटफॉर्म पे आके अपने सीट पे बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़ी चालाकी से क्या करते हैं कि उस गाड़ी का इंतज़ार वो नहीं करते हैं, वो किसी और भी गाड़ी को अपनी गाड़ी समझ के उसमें बैठ जाते हैं। वो बामुश्किल अभी 1 घंटे गाड़ी को रुकी हुई थी
और उसको लगा कि नहीं नहीं ये बेकार जगह, यहाँ रुकना बहुत बेकार है, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव है। और वो लौट के स्टेशन आता है, उसको अपनी गाड़ी दिखती ही नहीं है कि मेरी गाड़ी कहाँ है। वो सामने एक चलती हुई गाड़ी दिखती है, उसी में कूद के बैठ जाता है और पता नहीं कहाँ गिरेगा आगे जा कर के। तो ये जो मैं सिंबॉलिक बातें कर रहा हूँ आत्महत्या के विषय में, बेसिकली ये मेरा इरादा सिर्फ इतना है कि हम अगर मृत्यु रूपी सत्य को समझ लें तो ये तो बहुत अवश्यम भावी है, इनएविटेबल है। वी आर इनसेपरेबल फ्रॉम आवर डेथ। लाइफ इज इन फैक्ट inseparable from death. We can't predict life, we can't predict the date of death, but death is inevitable. हम कितनी भी सुरक्षा कवच लगा लें, हमको इस दुनिया से जाना है। यद्यपि मन का एक कोना इस बात को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करता कि हम मरेंगे, मरने के सेकंड भर पहले भी स्वीकार नहीं करता कि हम मरेंगे। लेकिन मर जाने के बाद उसको जब एहसास दिलाया जाता है कि तुम जिस घर में रह रहे थे, जो बॉडी तुम्हारा घर था, उससे अब तुम निकल के दूसरे बॉडी में चले आए हो, तब उसको लगता है अरे जा उसको लगता है जो अपना असाइनमेंट पूरा नहीं करता है। और जो असाइनमेंट पूरा कर लेता है उसे भी बड़ी आसानी से उस घर को छोड़ने का मन नहीं करता है। लेकिन चूंकि वो अपना उस घर का काम पूरा कर लिया है, उस बॉडी का काम पूरा कर लिया है, तो उसे तकलीफ उतनी नहीं होती है। वो बड़ी आसानी से कहता है अच्छा ठीक है चलो अब इस नई यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन जो पुरानी यात्रा को अधूरी छोड़ चुका था, यानी धरती पर एक कॉज को क्रिएट करके उस कॉज से भाग गया, उसके इफेक्ट से भाग गया, एक और कॉज करके उसके इफेक्ट से भाग गया। एक कॉज था कि उसने किसी को बहुत तकलीफ दी थी, अपने जीवन को बड़ा ही नारकीय, बहुत ही नेगेटिव बना लिया था, और उस कॉज से भाग करके या भागने के लिए आत्महत्या कर लिया। यानी कि एक नया कॉज, अब दो कॉज आ गया। ये दोनों कॉज मिल करके दो दो इफेक्ट देने वाले हैं, और अगर वो भाग गया है तो वो फिर लौट के आएगा, या फिर लौट के आने से मतलब उसी जगह, ठीक उसी परिवार, ठीक उसी शहर, ठीक उसी घर में नहीं। लौट के से मतलब है, हो सकता है कि वो अगर यहाँ से यहाँ गया तो वहाँ से वहाँ चला जाएगा, लेकिन वो उसका कॉज एंड इफेक्ट वाला फैक्टर वहाँ उसका पीछा करेगा, और वो सारे कैरेक्टर जिनके साथ वो कॉज एंड इफेक्ट के साथ उसको शामिल होना था, वो भी अपनी यात्रा पूरी करते करते वहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर इनैक्टमेंट होगा नए तरीके से, जहाँ उस व्यक्ति के लिए दो दो कॉज और दो दो इफेक्ट साथ में रहेंगे। तो जीवन एक यात्रा है, तो यात्रा को ढंग से पूरी कर लेना। हम यात्रा को पहले समझ तो लें कि यात्रा कैसे करनी है। सीधे सीधे हम इस यात्रा को अप्रत्याशित रूप से अचानक से ब्रेक लगा के ख़त्म कर दें, बिना ये समझे कि अरे भाई गाड़ी खड़ी है, वो इंतज़ार में है और तरीके से चढ़ना है, वो बड़ी आराम से गाड़ी चलने वाली है, उसके लिए हमको हड़बड़ी मचा के गाड़ी में नहीं चढ़नी है। तो जीवन यात्रा को हम कैसे समझे, यह भी एक विषय है जिस पे हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। धन्यवाद।